हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करेंगे हम एससीईआरटी की किताबों पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की। इससे पहले हम कई श्रृंखला एससीईआरटी की किताबों की दे चुके हैं। जल्दी ही ये श्रृंखला समाप्ति की ओर है। तो जैसे ही ये श्रृंखला समाप्त होती है हमारी एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, आज का जो टारगेट है हमारा वही है कि एससीईआरटी की किताबों से बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर यूपी के एग्ज़ाम की बात की जाए तो। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपको तो जीतना है और जीतने के लिए आपको जो जो हथियार चाहिए आप वो सब उठाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज की श्रृंखला हमारी काफ़ी दिनों बाद आई है। बट कोशिश की जाएगी कि आगे से इस तरह से ना हो, क्योंकि इससे होगा क्या कि एग्ज़ाम तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें अपने सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, यूथ को कंप्लीट करना है, उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्टों को कंप्लीट करना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गए। तभी नई प्लेलिस्ट बनी है, उसका नाम ही है टीजीटी पीजीटी सिलेबस वाइज टॉपिक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, इस बार भी बनेगा, वहीं से हम केवल और केवल वीडियो को बनाएंगे। यानी वही कंटेंट हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है सिलेबस का। तो चलिए देख लेते हैं इस श्रृंखला को जो इम्पोर्टेंट है। तथा आज आपको यूथ का चौथा चैप्टर तक कर चुके हैं। आज आपको 5th चैप्टर मिल ही जाएगा आज या कल मॉर्निंग तक। तो 5th चैप्टर हमारा विटामिन से होगा जिसमें हमारा टोटल विटामिन के क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमारे 150 के एबव हैं। आपको बता दें, जब हम विटामिन के क्वेश्चन ले लेंगे उसके बाद यानी विटामिन का यूथ का जो लगा लेंगे, उसके बाद हम विटामिन की एक लाइव क्लास लेंगे। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करिएगा जिससे कि आपका विटामिन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि विटामिन से हर बार 2 से 4 क्वेश्चन तक बनता है, इस बार भी बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते हो क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। ठान के बैठे हैं कि इस बार मंजिल को हम लेकर जाएंगे। क्योंकि मंजिल ने क्या कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपको क्या करना है, मंजिल को उसकी औकात दिखाना है, अपने हौसलों को इतना बुलंद करना है कि उसकी औकात ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। हमारा टारगेट वही है 100+, क्योंकि 100+ में हम अपनी सीट पर होंगे, इसलिए हमारा टारगेट वही है। क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो हम डिप्रेशन में हो सकते हैं, इससे कम करेंगे तो हम रेस से ही बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, केवल 100+ का टारगेट लेके चलिएगा। तो उससे क्या होगा, आप अपनी सीट पर होंगे, ये निश्चित मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है पहला दीर्घकालीन लक्ष्य जो होते हैं, जो हम बनाते हैं 25 साल बाद अचीव होते हैं या हमें 50 साल पे जाके अचीव होते हैं वो लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य जो हमारे क्या होते हैं, हर 6 महीने बाद हम बनाते हैं, जैसे हमें इस सेमेस्टर को इतने अंकों में तोड़ना है या इस सेमेस्टर को इतने अंकों में। सार्वभौमिक लक्ष्य, ऐसा कोई सार्वभौमिक यानी सभी का एक लक्ष्य डिसाइड हो, ऐसा नहीं होता। मध्यंत लक्ष्य यानी कभी कभी हम अपने जिन लक्ष्यों के या जिन गोल्सों पर दीर्घ अवधि में पहुंचते हैं, उनके पहुंचने के लिए हमें अन्य बीच में लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, तो बोलते हैं हमारे मध्यंत लक्ष्य। तो यहाँ पे हो जाएगा सार्वभौमिक लक्ष्य। आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक लक्ष्य। लक्ष्यों की विशेषता नहीं है, तो लक्ष्यों की क्या विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि लक्ष्य क्या है, सामूहिक लक्ष्य। सामूहिक लक्ष्य कैसे होते हैं, सामूहिक लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है। सामूहिक लक्ष्य भी कह रहा है सामूहिक लक्ष्य द्वारा एक समूह विशेष के संबंधों का क्या होता है, विकास होता है। जबकि आपका जो इसमें सी जो कह रहा है वो कह रहा है विभिन्नताओं का मानना होता है, लक्ष्यों की विशेषता नहीं पूछ रहा है। तो याद रखिएगा लक्ष्य क्या है, विकास उन्मुखी। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि जो हम लक्ष्य बना रहे हैं वो विकास उन्मुखी ही टारगेट लेकर बनाएं। लक्ष्य हो सकता है कि हमारा कोई काम अधूरा पड़ा है उसको लेकर रखें। तो इस तरीके तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा टी।
मूल्य की विशेषता नहीं है, तो मूल्य की यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो ये मूल्य इच्छिक होते हैं, संतुष्टिदायक होते हैं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए हुए होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। वैल्यूज़ क्या है, जो जन सामान्य में मान्य होती हैं वही वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि बड़ों के आने पर छोटे खड़े हो जाते हैं, ये हमारी क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू की विशेषता नहीं है, ऐच्छिक है, संतुष्टिदायक है, आपस में संबंधित है, क्योंकि हम सामान्य जो जन समुदाय होता है उसी के द्वारा वैल्यू डेवलप किए जाते हैं या वैल्यू का जनन होता है। यानी जो वहाँ की मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जिनमें मतलब किसी जन का क्या हो अहित नहीं होला, वो सब वैल्यू के अंदर आ जाती हैं। तो मापन संभव नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो विशेषता क्या है, मापन संभव नहीं है। पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रण करने वाला मूल्य नहीं है। जो मानव का आचरण है उसको कौन नियंत्रण नहीं कर सकता, धर्म करता है। धर्म सबसे ज़्यादा मानव की वैल्यूज़ को नियंत्रण करता है, खेल करता है, महत्वाकांक्षा करती है। क्योंकि जैन और हिंदू धर्म में सिमिलरिटी है, यानी जैन किसी जीव को नहीं मार सकते, उसी तरह हिंदू किसी जीव को नहीं मार सकता। पर हाँ, हिंदू रण क्षेत्र में यानी अपने कर्म को करते हुए किसी का मर्डर कर सकता है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता से कोई भी वैल्यू किसी की भी प्रभावित नियंत्रण करने वाला वैल्यू नहीं है। कि किसी की कार्य क्षमता अधिक है, किसी की कम है, तो उससे वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वाकांक्षाओं से पड़ता है, खेल से पड़ता है कि आप कैसे खेल खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप समूह खेल खेल रहे हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है तथा गुडविल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्योंकि समूह खेलों में हम क्या करते हैं, सामने वाले को भी ना लगे, हमारे खेलों में भी हम मतलब हारे नहीं, ये चीज़ भावना लेकर हम खेलते हैं। सद्भावना पुरस्कार आपको पता ही है क्रिकेट क्षेत्र में मिलता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी पार्टी के साथ भी पॉजिटिव व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार कि जैसे कोई हार गया, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसकी जीता वो, हम हारे तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जीत की खुशी में। तो ये क्या है, सद्भावना व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो जो निर्णय प्रक्रिया है उसका चरण नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है समस्या की अस्पष्टता, दूसरा कह रहा है उत्पन्न समस्या के लिए विकल्पों की खोज, तीसरा है विकल्पों के विषय में सोचना, डी है एक विकल्प को चुनना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चरण नहीं है, तो चरण क्या नहीं है, तो वो है समस्या की अस्पष्टता। चलते उत्तम विकल्प के चुनाव के लिए ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, नहीं ध्यान रखना है। पहला है समय अनुकूल, दूसरा है कम प्रयास, तीसरा खतरा और चौथा है सुरक्षा। तो यहाँ पे सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने खतरा का ध्यान रख लिया तो वहाँ अपने आप सुरक्षा का ध्यान रख लिया। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, यानी निर्णय को, आपके डिसीजन को कौन प्रभावित नहीं करता, तो आपका ज्ञान करता है, आपकी वैल्यू करती हैं। क्योंकि आप निर्णय लेंगे कि सामने वाले के घर चोरी करनी है या नहीं करनी, तो आपके वैल्यू ने आपको प्रभावित किया। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमारा अंतर्मन मना कर रहा था, कि हमारा अंतर्मन कह रहा था कि उसकी हेल्प कर दो, तो वो हमारे वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ की वजह से ही हमारे अंतर्मन में भाव आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप अपने जब भी आप अपने अंतर्मन की सुनते हैं, वो हमारे वैल्यूज़ यानी मूल्यों की वजह से होता है। पारिवारिक साधन ये हर चीज़ में प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपके पास मिक्सी होगी तभी तो आप चटनी सिलबट्टे से ना पीस कर मिक्सी से पीसेंगे। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है और सिलबटना भी नहीं है, तो सपोज़ आप चटनी कैसे पीसेंगे, तो ये पारिवारिक साधन ही है। तो उसके लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा, हम चटनी बनाएं तो बनाएं कैसे। तो फिर तभी तो जिन विकल्पों का हम खोजते हैं अपने साधन ना होने की वजह से, या जिन विकल्पों को हम खोजते हैं अपने काम करने के लिए, वो सभी पारिवारिक साधन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन माध्यम से आप अपने घर का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन प्रभावित नहीं करेगा, तो वह हमारा है योजना। योजना प्रभावित नहीं करेगी, जबकि सब निर्णय को प्रभावित करेंगे। विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए फालेट ने सुझाव नहीं दिया है। तो यहाँ पे किसका सुझाव नहीं दिया है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो तथ्य हैं उनकी हम क्या करेंगे, फ़ोटो खींचकर क्लिक कर व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम दोनों नंबर पर भेज देंगे। उससे होगा क्या कि इम्पोर्टेंट फैक्टों की आपको बस उतना ही पढ़ना है। जैसे फाइलेट है,
अब इसने क्या सुझाव दिया है आपको नहीं पता, बट क्वेश्चन इसी तरह है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल जाना होगा। तो उस डिटेल की जो PDF है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्वेच्छा से समर्पण, समझौता, विरोध और एकीकरण, तो सुझाव नहीं दिया है, तो विरोध का सुझाव नहीं दिया है। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, तो कब पड़ती है, निर्णय कब लेना पड़ता है, तो यहाँ पे नई परिस्थितियों के समायोजन में, जब हमारे पास नई परिस्थितियाँ होती हैं तब उनके समायोजन में भी लेते हैं। घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर भी लेते हैं। जब योजनाएं दीर्घकालीन हो तब भी हम निर्णय लेते हैं, क्योंकि अगर निर्णय नहीं लेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंधन का अभिप्राय है, तो घर से, बाजार से, विचारपूर्वक की गई व्यवस्था से, उपयुक्त सभी से। तो प्रबंधन का अभिप्राय है उपयुक्त सभी से। घर है एक सामाजिक शब्द, राजनीतिक शब्द, भावनात्मक शब्द, उपयुक्त सभी। तो कैसा है, तो ये हमारा भावनात्मक शब्द होता है घर। गृह व्यवस्था को चित्र द्वारा किसने समझाया है, तो यहाँ पे है ग्रास एवं कैंडल ने, राजमल ने, निकिल एवं डॉर्सी ने और उपयुक्त सभी ने। तो निकिल एवं डॉर्सी ने समझाया है। ये चित्र हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे देंगे। कुछ नहीं, इस तरह से इन्होंने एक हायरार्की बनाई है और उसमें पूरे आपके मतलब गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट को रखा है। हायरार्की यानी इस तरह से इसे कोरिलेट करा गया है। गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई है, तो किसने की है, तो राजमल पी देवदास ने। ऐसे करके आता है, गृह व्यवस्था की तुलना बांध से किसने की है, तो याद रखिएगा राजमल पी देवदास ने की है। गृह प्रबंधन के मार्ग की बाधाएं हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी बाधाएं हैं जो गृह प्रबंधन को क्या करती हैं, गृह प्रबंधन में आती हैं यानी होम मैनेजमेंट में आती हैं। सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञता, व्यवस्था का लक्ष्य से संबंध और व्यवस्थापन प्रक्रिया की जानकारी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन सकता है, आंसर बन सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वह सभी संभावित साधनों का अनभिज्ञता। जब आप अनभिज्ञ हैं साधनों से, तो आप होम मैनेजमेंट में यानी अपने प्रबंधन में उन्हें कैसे लेंगे। जैसे आप सपोज आपको ओवन चलाना नहीं आता, घर में कोई ओवन ला के रख दे, तो आप क्या है उस साधन से अनभिज्ञ हैं, ठीक है, अनभिज्ञता है यानी ज्ञान नहीं है आपको उसके बारे में, तो आप उसमें कुछ भी चीज़ गर्म नहीं करने रखेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ओवन आएगा किस काम में। तो ये होती है अनभिज्ञता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापत्य काल पारिवारिक जीवन चक्र की कौन सी अवस्था कहलाती है, तो स्थापना हुई है। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है प्रथम अवस्था, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय अवस्था, तीसरा ऑप्शन है तृतीय अवस्था, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो रहेगी स्थापत्य काल, तो वो हमारा रहता है प्रथम अवस्था। विस्तृत परिवार पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में होता है, तो विस्तृत परिवार यानी बड़ा कब होगा हमारा परिवार, यानी फैलाव कब होगा परिवार का, तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो यहाँ पे हो जाएगी द्वितीय अवस्था। तभी तो हो जाता है मतलब विस्तृत यानी बड़ा परिवार जहाँ संख्याएं बढ़ जाती हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में धन की मांग अधिक होती है, तो पहला ऑप्शन है प्रथम अवस्था, दूसरा द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। तो ये हमारा द्वितीय अवस्था में क्या होती है, धन की भी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। जब ज़रूरतें आवश्यकता कहें या नीड कहें वो बढ़ती हैं, तो अपने आप धन की मांग भी बढ़ जाती है। नव दंपतियों में समायोजन की समस्या किस अवस्था में अधिक होती है, तो पहला ऑप्शन है प्रथम अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है तृतीय अवस्था में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। तो यहाँ पर प्रथम अवस्था में अधिक होती है। चलते हैं, मानवीय साधन नहीं है, तो मानवीय साधन नहीं के आपको बता दें कि जो समय है उसको एक ने मानवीय बताया, एक ने अमानवीय बताया, बट यहाँ पे जो है वो मानवीय में रहेगा। जो धन है वो अमानवीय साधन है, एक भौतिक साधन है, भौतिक साधन नहीं है। तो यहाँ पे शक्ति, धन, वस्तुएं, सामुदायिक वस्तुएं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भौतिक साधन नहीं है, तो यहाँ पे शक्ति क्या है आपका भौतिक साधन नहीं है।
अब विजुअल हो रहा होगा। शक्ति क्या है आपका? भौतिक साधन। शक्ति क्या है इस ऑप्शन का? भौतिक साधन नहीं है, व्यक्तिगत साधन नहीं है। व्यक्तियों की रुचियाँ, मानवीय गुण, भावनाएं, वस्तुएं, तो व्यक्तिगत साधन नहीं है तो वो हमारी वस्तुएं नहीं हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि एक जो मतलब एक जो आपके वैज्ञानिक हैं या कहें कि आपके मनोवैज्ञानिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं, तो उन्होंने क्या कहा है अभी बताएंगे कि एक ने क्या कहा है, समय को क्या माना है? मानवीय साधन। एक ने क्या माना? अमानवीय। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना इसमें, मानवीय और अमानवीय साधन में। बाद बाकी सब सेम है, ठीक है। बाद बाकी तो आप अपने मतलब थोड़ा सा जागरूक रह के भी लगाए आएंगे। साधनों की विशेषता नहीं है। साधन असीमित होते हैं, साधन उपयोगी होते हैं, साधन सीमित होते हैं, साधन अंतर संबंधता होती है, तो साधन असीमित होते हैं। असीमित तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि असीमित हो गया तो आदमी कहाँ से फिर क्या करेगा। तो साधन सीमित होते हैं क्योंकि वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उन्हें रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो पहला है साधनों का आकार, पारिवारिक आकांक्षाएं, व्यक्तिगत क्षमता और साधनों का ज्ञान। तो ये सभी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, बट एक चीज़ प्रभावित नहीं करती है, वो व्यक्तिगत क्षमताएं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मानवीय साधन नहीं है। तो आपको बता दें ग्लास एवं कैंडल, ये आपको आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ग्लास एवं कैंडल ने क्या करा है? ग्लास और आपका कैंडल एवं कैंडल। इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लास एवं कैंडल ने किसको अमानवीय यानी समय को किसने अमानवीय मतलब समय को किसने मानवीय साधन में रखा है? तो ग्लास एवं कैंडल ने समय को मानवीय साधन में रखा है। जबकि निकेल एवं डॉर्सी की बात करें तो इनने मानवीय साधन में समय को ना रखा, अमानवीय साधन में रखा है। बस इतना याद करना है। समय को और निकेल एवं डॉर्सी ने क्या करा है कि समय को अमानवीय साधन में रखा है, ये मानव के हाथ में नहीं है। निकेल एवं डॉर्सी, ठीक है। डॉर्सी ने क्या करा है कि समय को क्या रखा? अमानवीय साधन। निकेल एवं डॉर्सी समय को अमानवीय साधन मानते हैं, जबकि ग्लास एवं कैंडल समय को मानवीय साधन मानते हैं। बस दो ही विचारधाराएं हैं मानवीय साधन के ऊपर, निकेल एवं डॉर्सी की और आपकी ग्लास कैंडल की। चलिए देख लेते हैं, याद रखिएगा ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? तो ये ग्लास कैंडल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मानवीय माना है। जस्ट इसका उल्टा किसने कर दिया है? तो वो कर दिया है निकेल एवं डॉर्सी ने। वो भी दो हैं, ये भी दो हैं, याद रखिएगा। बस यहाँ पे निकेल है, वहाँ पे आपका कैंडल है। व्यय का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे व्यय क्या होते हैं? निर्धारित व्यय होते हैं, अनिर्धारित व्यय होते हैं, अर्धनिर्धारित व्यय होते हैं, अचानक होने वाले व्यय होते हैं। तो अनिर्धारित व्यय होते हैं, ये प्रकार नहीं है। अचानक यानी सडनली आप बीमार हो गए अचानक, तो ये अचानक होने वाला व्यय है। निर्धारित व्यय यानी बच्चे की फीस जानी है या बच्चे का एडमिशन होना, निर्धारित व्यय है। अर्ध निर्धारित यानी पहले से निश्चित नहीं था पर आशंका थी कि हाँ इसमें व्यय करना है। जैसे जैसे अपना मतलब कपड़े खरीदना, ये निश्चित होता है कभी तो खरीदेंगे। आय अथवा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो घर की कुल आय, परिवार का ढांचा, व्यक्ति के व्यवसाय और व्यय का ढंग, तो ये कोई प्रभावित नहीं करता व्यय का ढंग। बजट की प्रमुख मद नहीं है, तो यहाँ पे भोजन, शिक्षा, फैशन और मकान। तो प्रमुख मद आपको पता ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो यहाँ पे फैशन नहीं है, ठीक है। शिक्षा को भी प्रमुख मद के अंतर्गत ही हम देखते हैं, क्योंकि शिक्षित होना भी हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। बजट का प्रकार नहीं है, वास्तविक और सैद्धांतिक बजट, प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट, असंतुलित बजट और औसत बजट। तो बजट का प्रकार असंतुलित बजट नहीं है, वास्तविक और सैद्धांतिक बजट है, प्रमाणित तथा आदर्श बजट है, औसत बजट है। बजट निर्माण का सोपान नहीं है, तो परिवार की कुल आय का ज्ञान, विभिन्न सदस्यों की अलग अलग आवश्यकताओं की सूची बनाना, बजट की अवधि का निर्धारण और बजट का विभाजन। तो ये सोपान नहीं है, यानी आप बजट का विभाजन कैसे कर सकते हैं? मदों का तो कर सकते हैं, मदों को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ये पीडीएफ हमने रात को ही आपके टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर, टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सअप नंबर पर भेज दी है। तो अगर उस पीडीएफ में कुछ आंसर आपको नहीं मिले तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पूरे कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को अधिकतम व्यय होता है तो आवास, शिक्षा, वस्त्र और उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी में क्या व्यय होता है। मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है। ए ऑप्शन भोजन पर, बी ऑप्शन शिक्षा पर, सी और मनोरंजन पर, डी आवास पर। तो मजदूर वर्ग की बात होती है तो वो भोजन पर कर करता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है किस मद पर व्यय कम हो जाता है, तो याद रखिएगा भोजन पर व्यय कम हो जाता है, जबकि मनोरंजन और शिक्षा या वस्त्र इन फील्डों पर व्यय बढ़ जाता है। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो यह बचत की आवश्यकता ये तत्व निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो ये बचत की आवश्यकता इसको निर्धारित नहीं करती है। बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है, तो यहाँ पे निश्चित अवधि का खाता होता है, चालू खाता होता है, बचत खाता भी होता है, बट राष्ट्रीय बचत पत्र इस तरह का कोई खाता नहीं है। राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है तो बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा। तो इसमें से डाकघर करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, ब्याज और शिक्षा सुविधाएं। तो प्रत्यक्ष आय का साधन क्यों नहीं है? शिक्षा सुविधाएं। ठीक है, इन पर प्रत्यक्ष आय नहीं मिलती, अप्रत्यक्ष आय मिलती है। अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है तो यहाँ पे शिक्षा सुविधाएं। ठीक है, अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है तो पहला शिक्षा सुविधाएं। अप्रत्यक्ष आय का साधन है वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, भवन सुविधाएं। तो यहाँ पर वेतन क्या है? निरप्रत्यक्ष आय का साधन है। व्यय की अवधि नहीं है तो बजट बनाना, अस्तमुक्त विधि, समान वेतन विधि, अनुचित मांग की विधि। तो अनुचित मांग की विधि व्यय की विधि नहीं है। परिवार की आय बढ़ने का साधन नहीं है। लघु उद्योग, समय का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, अविवेकपूर्ण व्यय, खाली स्थान पर सब्जी उगाना। तो यहाँ पे पूछ रहा है पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन नहीं है, तो वो हमारा है अविवेकपूर्ण व्यय। विनियोग का रूप नहीं है तो जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, अर्धकालीन विनियोग और दीर्घकालीन विनियोग। तो यहाँ पे अर्धकालीन विनियोग नहीं है। जीवन बीमा का प्रकार नहीं है। किसान प्रकाश पत्र, आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, बीमा संदेश। तो यहाँ पे है बेकार नहीं है, तो किसान विकास पत्र ये बीमा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पथ प्रदर्शिका का नियम नहीं है। परिवार के लक्ष्यों को जानना, परिवार के लक्ष्यों में धन का विश्लेषण, मूल्यों को पहचानना और पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान तथा धन की मांग। तो पथ प्रदर्शिका का नियम नहीं है तो वो हमारा क्या है? मूल्यों को पहचानना। परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है तो नियमित आय, अनियमित आय, व्यापारिक आय और आर्थिक आय। तो परिवार की आय के विश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आर्थिक आय आवश्यक नहीं है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था नहीं है। प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार, कार्यशील परिवार। तो यहाँ पे जीवन चक्र की अवस्था नहीं है तो कार्यशील परिवार ये जीवन चक्र की अवस्था नहीं है। प्रारंभिक पहली अवस्था, विस्तृत और संकुचित या बच्चे बाहर पढ़ने या नौकरी पर या शादी के बाद चले जाते हैं। व्यय की विधि नहीं है। बजट बनाना, हस्तमुक्त विधि, समान वेतन विधि, नगद धन व्यय विधि। तो यहाँ पे है नगद धन व्यय विधि नहीं है। पारिवारिक जीवन चक्र की मूल अवस्था है पारिवारिक अवस्था, विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार और कार्यशील परिवार। तो जीवन चक्र की मूल अवस्था क्या है? तो वो हमारा है प्रारंभिक अवस्था। प्रत्येक परिवार की पारिवारिक लक्ष्यों को पूरा करने में खर्च करता है
तो आय का, व्यय का, व्यवहार का, संस्कार का। तो आय को खर्च करता है तभी वो पारिवारिक लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। किसके अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों में धन का विश्लेषण करना चाहिए। तो किन धन का विश्लेषण आप कब करेंगे? जब परिवार, दूसरा समाज, तीसरा है स्कूल और चौथा है समुदाय। तो परिवार के क्या करेंगे? लक्ष्यों में धन का विश्लेषण करेंगे। किस विधि में व्यय की गई योजना नहीं बनाई जाती? तो अस्तमुक्त विधि, बजट बनाना, समान वेतन, उचित मांग विधि। तो व्यय की गई योजना नहीं बनाई जाती तो हमारी अस्तमुक्त विधि, यानी हाथों से आप खर्च कर रहे हैं, कोई भी लिखा पढ़ी उसमें है नहीं, यानी कितना किस पर व्यय किया है, किस मदों पर कितना खर्च किया है, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। जहाँ आय निश्चित नहीं होती है वहाँ व्यय की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उचित मांग की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आय निश्चित नहीं होती वहाँ व्यय की किस विधि का? तो यहाँ पे उचित मांग विधि का, यानी जो हमें लगता है कि ये मांग हमें अपनी पूरी करनी है, हम उसी पर व्यय करते हैं। जहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हैं वह व्यय की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हस्त मुक्त विधि, बजट बनाकर, समान वेतन विधि, डी है उचित मांग की विधि। तो यहाँ पर समान वेतन विधि का प्रयोग करते हैं जिससे कि किसी का अकाउंट ज़्यादा फुल ना हो या किसी को शिकायत ना रहे कि उसने ज़्यादा खर्च किया। तो समान वेतन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आज कल समय किसी भौतिक वस्तुओं की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसको कमाया भी जा सकता है, व्यय भी किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? तो सही बात है, इसको कमाया भी जा सकता है, व्यय भी किया जा सकता है और खर्च भी किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो हल का है। परिवार का निर्माण होता है तो यहाँ पे प्रेम द्वारा, स्नेह द्वारा, विवाह द्वारा, सहयोग द्वारा। तो विवाह के द्वारा परिवार एक नया शुरू होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है। तो जीवन चक्र की कौन सी अवस्था है? प्रथम। तो यहाँ पे कम, अधिक, बहुत, सामान्य। तो कम होती है। द्वितीय अवस्था में अधिक होती है और यहाँ पे जो लास्ट की स्टेज होती है उसमें भी कम या फिर सामान्य होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है तो विशाल, संकुचित, विस्तृत और अधिक। तो यहाँ पे संकुचित हो जाता है क्योंकि एकांकी परिवार का भी प्रचलन है। गृहिणी को अपने संपूर्ण गृह कार्यों में प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और पद। तो यहाँ पे है संवेगात्मक आवश्यकता नहीं होती है। थकान का प्रकार है शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और मानसिक। तो यहाँ पे शारीरिक क्या है? थकान का प्रकार है। थकान से बचने का उपाय है अव्यवस्थित दिनचर्या, वस्तुओं का बिखराव, अनुपयुक्त शारीरिक स्थितियाँ, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। तो थकान से बचने का उपाय क्या है? तो एक ही मात्र उपाय है कि जो काम मशीनों द्वारा पूरा कराया जा सकता है या जो काम मशीनें कर सकती हैं उन कामों के लिए हम मशीनों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि हमारी सारी थकान भी दूर होगी तथा हमारे जो समय है वो भी बचेगा, यानी समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। मनोवैज्ञानिक थकान होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो मनोवैज्ञानिक थकान 2 प्रकार की होती हैं सारे। आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसकी दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन किसका है? तो ये कथन है R.S. देशपांडे का है। ठीक है, आवास को उन्होंने क्या कहा है? एक शरण स्थल है जिसकी दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। तो ये R.S. देशपांडे का है। नेक्स्ट देखते हैं, बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते। तो मतलब ऐसी कौन सी संस्था है जो बने बनाए मकान नहीं बेचती है? आवास विकास बेचता है, विकास प्राधिकरण ये भी बेचता है, सरला बाग ये कोई भी संस्था नहीं है, और एलिंडिको ये भी बेचती है। तो यहाँ पे है सरला बाग, ये कोई संस्था नहीं है, नहीं बेचते हैं, बेचे जाते हैं तो सरला बाग के द्वारा नहीं बेचे जाते। मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि,
और यहाँ पे पथरीली भूमि, दलदली एवं चिकनी भूमि। तो दलदली होगी तो आप दलदल में जिस तरह नीचे धंस जाते हैं उस तरह धंस जाएंगे, इसलिए दलदली और चिकनी भूमि उपयुक्त नहीं है। आवास होना चाहिए सिनेमा हॉल के पास, शांत क्षेत्र में, कसाई खाने के निकट, चौक में। तो यहाँ पे अगर आवास की बात की जाए तो आवास कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा आवास शांत क्षेत्र में होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर रह सकते हैं। जीवाणु नाशक होता है तो ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन है स्वच्छ वायु, सी ऑप्शन है ठंडी हवा और डी ऑप्शन है गीली वायु। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये जीवाणु नाशक होता है तभी तो रसोई घर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें एक टाइम के लिए सूर्य का प्रकाश आ सके। आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है एक दीवार वाला रसोई घर, दो दीवार वाला रसोई घर, तीन दीवार वाला रसोई घर, चौको रसोई घर। तो यहाँ पे जो आधुनिक रसोई की घर की बात की जा रही है, ठीक है। तो दो दीवार वाला इस तरह से होता है, तीन दीवारों की बात हो गई तो एक ऐसे तो यू शेप में हो जाता है, वो हमारा तीन दीवारों वाला हो जाता है। आज हम क्या करेंगे कि रसोई घर की जो पोस्ट हैं यानी जो इमेजेस हैं वो आपके टेलीग्राम पर डाल देंगे। आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है तो चौकोर रसोई घर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। दो दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है तो इसमें से कौन सा है जिसमें दो दीवारें मतलब प्रयोग नहीं होती हैं। पहला है समांतर दीवार वाला रसोई घर, तो ये इस तरह से होता है, इस तरह दो समांतर दीवारें होती हैं। फिर है एल आकार का रसोई घर, तो ये इस तरह से होता है, यहाँ पे सिंक हो जाती है, यहाँ पर बनाने का हो जाता है, इधर फ्रिज वगैरह हो जाता है। इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है। टूटे हुए आकार का रसोई घर, तो टूटे हुए आकार का इस तरह से होता है कि कैसे दीवार हो गई और एक ऐसे और ऐसे, यहाँ से भी, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है पर यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो इस तरह से ये टूटे हुए आकार का रसोई घर होता है। स्टार रसोई घर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, स्टार रसोई घर रसोई का प्रकार नहीं है। तीन दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है तो यू आकार का रसोई घर, टूटे हुए एल आकार का रसोई घर, दोहरे यू आकार का रसोई घर, टूटे हुए यू आकार का रसोई घर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो है टूटे हुए एल आकार का रसोई घर, क्योंकि यू आकार के तो टूटे हुए हो सकते हैं पर एल आकार को आप कहाँ तोड़ेंगे, यहाँ से अगर तोड़ते हैं तो वो फिर आपका रसोई घर की शेप में नहीं रहता या फिर रसोई घर जैसा नहीं लगता। ठीक है, तो तीन दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है तो एल आकार के में दो ही दीवारें हो पाती हैं, तीसरी नहीं हो पाती है। एक खंभे पर आधारित रसोई घर को कहते हैं तैयार रसोई घर, स्टार के समान रसोई घर, आइसलैंड रसोई घर और पृथक इकाई रसोई घर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एक खंभे पर जो आधारित होता है ये होता है आइसलैंड रसोई घर। यहाँ पे बता दें कि जो खंभा होता है उसके पास सिंक होती है, बाद बाकी आप चीज़ें बटनों से, इस खंभे में इस तरह बटन लगे हुए थे तो आप क्या करते हैं बटन के थ्रू उन चीज़ों को अपने पास बुला लेते हैं। इस तरह से ना पूछकर इस क्वेश्चन को इस तरह पूछा जाता है कि विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए किस तरह का रसोई घर डिजाइन किया गया है आधुनिक समय में, तो याद रखिएगा आइसलैंड रसोई घर। ये उनके लिए है जो चलना फिर जिनका चलना पॉसिबल नहीं होता, तो उन्हें खड़े मतलब वो खड़े खड़े क्या कर सकते हैं या बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं। ये रसोई घर सबसे महंगा रसोई घर होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। बने बनाए रसोई घर कहलाते हैं तैयार रसोई घर, पृथक इकाई रसोई घर, स्टार के समान रसोई घर, आइसलैंड रसोई घर। तो जब बने बनाए रसोई घर की बात होती है तो ये कहलाते हैं तैयार रसोई घर, तभी तो बने बनाए होंगे जब वो तैयार होंगे, तो ये होते हैं तैयार रसोई घर। सिंक को केंद्र मानकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है, तो जिसके सिंक क्या होती है सेंट्रल में होती है उसको केंद्र मानकर जो रसोई घर तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है स्टार के समान रसोई घर। ठीक है, इसको केंद्र में रख के क्या करते हैं कि रसोई घर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रट ने कला का तत्व नहीं बताया है। तो जो रेखा है, स्वरूप है, स्पर्श है, तो इसने कौन सा तत्व नहीं बताया है? तो यहाँ पर प्रकाश को नहीं बताया है। रेखाओं का प्रकार नहीं है लंबवत, समतल, वक्र और त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो उनका प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे बात की जाए कि रेखाओं का प्रकार नहीं है, तो जो ऑप्शन बनता है वो हमारा क्या रहता है इसमें? तो ये रहता है त्रिभुजाकार। इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं, समरूप का प्रकार नहीं है। तो जब समरूप का प्रकार क्यों नहीं है? तो यहाँ पे है तिरछी रेखा है, समरूप का प्रकार नहीं है। पोत का प्रकार नहीं है। तो पोत का प्रकार क्या नहीं है? तो वृत्त, कुरकुरा, दानेदार और नुकीला। तो यहाँ पे है वृत्त क्या है? पोत का प्रकार नहीं है। स्वरूप का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अष्टभुज, दूसरा है वृत्त, पंचभुज और छिद्रयुक्त। तो यहाँ पे स्वरूप का प्रकार क्या नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है छिद्रयुक्त नहीं है। नमूने का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे प्राकृतिक, ज्यामितीय, मिश्रित, शैलीयुक्त और रिक्त स्थान युक्त। रिक्त स्थान युक्त कोई भी नमूने का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मंदिम प्रकाश यानी धीमा प्रकाश जो होता है से भवन में उत्पन्न नहीं होता है। उदासीनता, तनाव, थकान, सज्जा में सौंदर्य वर्धन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, जब आपके घर में मंदिम प्रकाश है यानी दिए की तरह टिमटिमा रहा है, तो उससे क्या नहीं होगा? तो सज्जा में सौंदर्य वर्धन यानी आपके घर की गृह सज्जा नहीं बढ़ेगी। दो लंबवत एवं दो समतल असमान माप की रेखाओं के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या बनता है? ऑप्शन है त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज और वृत्त। तो यहाँ पे है पंचभुज बनता है। दो लंबवत तथा दो समतल समान माप की रेखाओं के संयोजन से बनता है। 5 रेखाओं के संयोजन से बनता है। रेखाओं में यहाँ थे दो लंबवत एवं दो समतल असमान माप की रेखाओं के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो दो लंबवत हैं और दो समतल हैं, उन रेखाओं के माप से हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, याद रखना है कि क्या बनेगा, तो वो है हमारा आयताकार बनेगा, क्योंकि इस तरह से और इस तरह से इसमें दो लंबवत दो समतल होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 5 रेखाओं के संयोजन से बनता है। रेखाओं में 4 तिरछी तथा 1 समतल होती है। तो चार क्या है? तिरछी है और 1 क्या है? इसमें समतल है। तो इस तरह से 5 रेखाएं हैं, उनके संयोजन से क्या बनेगा? तो वर्ग, त्रिभुज, आयताकार और वृत्त। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे ये त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज और वृत्त। तो जब यहाँ पे क्या है? 5 रेखाओं के संयोजन से बनता है। ठीक है, रेखाओं में 4 क्या है? तिरछी हैं तथा 1 समतल है। तो यहाँ पे ऐसी कौन क्या बनेगा? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा पंचभुज बनेगा। जो लंबवत तथा दो समतल समान माप की रेखाओं के संयोजन से बनता है। दो लंबवत हैं और दो समतल हैं, उनकी समान माप के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या बनेगा? तो पहला है वर्ग, दूसरा है त्रिभुज, तीसरा है आयताकार और चौथा है वृत्त। तो यहाँ पे जो बनेगा कि क्या बनेगा? तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? वृत्त बनेगा। ठीक है, दो वक्र रेखाओं के संयोजन से बनता है। तो जब दो वक्र रेखा आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। स्थान से अभिप्राय है आकर्षक सतह रेखाओं को सुंदर सामंजस्य। रिक्त स्थान से प्रकाश के साथ छाया का सामंजस्य। तो प्रकाश के साथ छाया का सामंजस्य भी। तो यहाँ पे स्थान से अभिप्राय होता है। तो हमारा स्थान से अभिप्राय कैसे स्थान से होता है? रिक्त स्थान से होता है, खाली जगह हमें दिखनी चाहिए।
किसी भी सज्जा में प्रकाश उपयोगी नहीं हो सकता। सज्जा में सौंदर्यवर्धन करना, सज्जा की उपयोगिता बढ़ाना, रिक्त स्थान बढ़ाना, तो इसमें ही प्रकाश क्या है आपका उपयोगी नहीं हो सकता रिक्त स्थान बढ़ाने में, क्योंकि रिक्त स्थान तो रिक्त स्थान है। ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है। प्राकृतिक डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन। तो यहाँ पे है प्राकृतिक डिजाइन कहलाती है। डिजाइन का प्रकार नहीं है। कसीदाकारी डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन। तो कसीदाकारी क्या है, ये कपड़ों पे की जाती है, तो कसीदाकारी प्रकार नहीं है डिजाइन का। प्रकार एवं पेंसिल की जो प्रकार होती है इस तरह की होती है नुकीली सी, प्रकार एवं पेंसिल की सहायता से बनाए जाने वाले डिजाइन कहलाते हैं। तो यहाँ पे सजावटी डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन, तो वो हमारे ज्यामितीय डिजाइन कहलाते हैं। अच्छे डिजाइन की विशेषता नहीं है, तो डिजाइन सुंदर होना चाहिए, डिजाइन जटिल होना चाहिए, तो ये इसकी विशेषता नहीं है कि डिजाइन जटिल होना चाहिए, यानी B ऑप्शन इसमें गलत है। सभी डिजाइनों में महत्वपूर्ण डिजाइन है, तो हमारा क्या है, सजावटी डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन महत्वपूर्ण है। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है। असाधारण, सोद्देश्य, समान अनुपात और उपयोगी, तो यहाँ की विशेषता क्या नहीं है, तो वो हमारा असाधारण वे डिजाइन जो आकार, रूप, बनावट तथा रंग के माध्यम से बनते हैं वे डिजाइन कहलाते हैं, तो वे हमारे डिजाइन कहलाते हैं रचनात्मक डिजाइन। रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे अनुपात है, संतुलन है, बल है, समरूपता नहीं है, ये डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं MG अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। संतुलन, माप, अनुपात और रेखा, तो कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो रेखा क्या है, डिजाइन का सिद्धांत नहीं है अलेक्जेंडर के अनुसार, याद रखिएगा। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा रट का है, क्रेंग का है, स्टेला सुंदर राज का है, तो यह कथन है स्टेला सुंदर राज का है। अनुपात के लिए प्रमुख रूप से 2 प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आड़ी तिरछी, दूसरा ऑप्शन है लंबी समतल, और तीसरा ऑप्शन है वक्र तथा खड़ी, और चौथा ऑप्शन है टेढ़ी तथा लंबी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसका है, तो वो है यहाँ पे रट एवं जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा वो है लंबी और समतल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष का भाव देता है, तो यहाँ पे संतुलन की बात की जा रही है, तो वो हमारा क्रेग एवं रस का, रट एवं रस का, स्टेला सुंदर राज का और विल्सन का, तो यहाँ पे क्रेग एवं रस का। अनुपात में किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता है, तो रेखाएं, दूरी, माप और संतुलन, तो यहाँ पे संतुलन का क्या है, समावेश नहीं किया जाता है। संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा औपचारिक, अनौपचारिक, विकरणीय, अविकरणीय। सो संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा अविकरणीय रहेगा। औपचारिक संतुलन के 2 भाग हैं, आकर्षक तथा अनाकर्षक संतुलन, अमितीय तथा सममितीय संतुलन, सुडौल तथा प्रत्यक्ष संतुलन, त्रिशुडौल तथा अप्रत्यक्ष संतुलन। तो यहाँ पे औपचारिक संतुलन के 2 भाग हैं, तो यह 2 भाग हैं, तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है द्विशुडौल तथा प्रत्यक्ष संतुलन। लय एवं डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, तो किस दृष्टि का चलायमान होता है, तो किसने कहा है, क्रेग ने, रस ने, वॉन डॉलमैन ने और रट ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा वॉन डॉलमैन ने कहा है।
लयपूर्ण गति प्रदान करने की विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा प्रकृति का पुनरावृत्ति द्वारा, आकार की नियमानुसार वृद्धि द्वारा, विकिरण द्वारा, अनुपात की गति द्वारा। तो आप कैसे लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि नहीं कह सकते हैं किसको, तो वो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा रहेगा अनुपात की गति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए। तो दबाव डालने से पूर्व क्या नहीं सोचना आवश्यक है, तो वह है दबाव क्यों डाला जाए। नेक्स्ट चलते हैं, दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो यहाँ पे है वस्तुओं को पृथक करके, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, विपरीत रंगों का प्रयोग करके, सजावट का उपयोग करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा वस्तुओं को पृथक करके। ठीक है, क्यों वस्तुओं को पृथक करके दबाव नहीं डाला जा सकता, तो वस्तुओं को पृथक करके दबाव नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पे है कमरे का आकार, चित्रवृत्ति, फैशन सिद्धांतों से प्रभावित नहीं करता। सूर्य प्रकाश की एक गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं और यह विभिन्न प्रकार का प्रकाश लहरों से बनता है। उक्त कथन किसका है, तो यहाँ पे जो कथन रहेगा पहला रोज, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा गार्डन, चौथा है मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया पे आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं के बोल्ट 6 के अनुसार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इंसाइक्लोपीडिया रहेगा। रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो पिगमेंट का है, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मगर रंग से कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। आंसर रहेगा डी। पिगमेंट के रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं है, तो मूल रंग इन्होंने किसको नहीं माना है, तो इन्होंने लाल, पीला, नीला, हरे को मूल रंग नहीं माना है। प्राथमिक रंग नहीं है, तो हरा प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अगर मूल रंग नहीं है तो वो प्राथमिक रंग भी नहीं है, याद रखिएगा। सहायक रंग नहीं है, तो नीला कैसा है आपका प्राथमिक रंग है, इसलिए सहायक नहीं है, जबकि नारंगी, हरा और बैंगनी ये सहायक रंग है। हर बार रंगों के कलेक्शन से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बनता है, अनुपात से 1 डिजाइन से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा हर एक मतलब चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सहायक रंग नहीं है, तो याद रखेंगे नीला नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, मुख्य या प्राथमिक रंग है। रंगों का गुण नहीं है, तो रंगों का गुण क्या है, होम है, मूल है, क्रोम है या क्रोमा है, बट रंगों का जो गुण नहीं है वो लक्ष्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है लाल एवं नारंगी, हरा एवं पीला, नीला एवं पीला, बैंगनी एवं बसंती। तो यहाँ पे है सर्वाधिक गर्म रंग है। पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2021 में, ये यानी यहीं से उठाया था। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है, तो उसमें था सर्वाधिक गर्म रंग है, तो नारंगी जिसने किया था वो राइट था, तो लाल एवं नारंगी सर्वाधिक गर्म रंग है। विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे है पूरक रंग योजना है, दोहरी पूरक रंग योजना है। विपरीत रंग योजना के 3 प्रकार होते हैं, पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित पूरक रंग योजना। तो ये चौथा प्रकार नहीं होता, वह चतुर्थ रंग योजना नहीं होता। रंगों के प्रयोग में आवश्यक है संतुलन, अनुरूपता, लक्ष्य और अनुपात। तो ये क्या आवश्यक है, तो रंगों की योजना में, रंगों के प्रयोग में, तो वो हमारा है लक्ष्य आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है, तो ये कथन है हरलॉक का है। ठीक है, ये कथन किसका है, ये कथन हरलॉक का है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन ड्राइवर का है। मानव विकास के क्षेत्र को बांटा जा सकता है, तो मानव विकास के क्षेत्रों को 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 7 भागों में बांटा जा सकता है। मानव विकास की आवश्यकताएं गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी है।
वे असमानताएं जिनका मानव विकास के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। भाषा दोष है, मानसिक रोग है, कुसमायोजन है, उपयुक्त सभी है। तो वे असमानताएं जिनका मानव विकास के क्षेत्र में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो ये सभी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा उपयुक्त सभी हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे मनोसामाजिक सिद्धांत के कौन प्रतिपादक हैं, तो पहला है रॉबर्ट, दूसरा है पियाजे, तीसरा है अरिक एरिक्सन और चौथा है पियर्स। तो यहाँ पे है अरिक एरिक्सन क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पे है जीन पियाजे, सीयर्स, फ्राइड और रॉबर्ट्स। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो जीन पियाजे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जनक कौन माने जाते हैं, तो जीन पियाजे माने जाते हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक के कौन है, तो यहाँ पे है फ्राइड को माना जाता है। मानव विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्लॉक, ड्रेवर, फ्राइड, एरिक एरिक्सन। तो क्या किसके हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत के, तो याद रखिएगा कौन होते हैं, तो उसको माना जाता है फ्राइड महोदय को माना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्राइड, एरिक एरिक्सन, सीयर्स और ड्रेवर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सीयर्स होते हैं। मानव विकास का नियम है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न होती है, विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहसावस्था की उम्र होती है, तो सहसावस्था की उम्र क्या मानी जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, सहसावस्था की जो उम्र मानी जाती है वो हमारी रहती है 0 से 2 वर्ष, क्योंकि सेंसरी मोटर जो एज मानी है फ्राइड की वो हमारी क्या है 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है, तो जब बालक बाल्यावस्था में जाता है उससे पहले की जो एज होती है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। तो ये ऑप्शन है 2 सप्ताह तक, 0 से 4 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक और 0 से 8 वर्ष तक। तो 0 से 6 वर्ष तक की जो एज है वो पूर्व बाल्यावस्था कही जाती है, क्योंकि वो क्या होता है 6 साल के बाद बाल्यावस्था की तरफ बढ़ता है। जब वो किशोरावस्था की तरफ आने को होता है तब वो उत्तर बाल्यावस्था को ख़त्म करने वाला होता है। वृद्धावस्था आरंभ होती है, तो यह सबको पता है 20 वर्ष पर, 40 वर्ष पर, 60 वर्ष पर, 70 वर्ष पर। तो रिटायरमेंट कब होता है 60 साल पर, तो 60 वर्ष पर आरंभ होती है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु है, तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की तो आपका 14 से 19 वर्ष, 18 से 25 वर्ष और 19 से 40 वर्ष और यहाँ पे 25 से 60 वर्ष। तो 19 से 40 वर्ष क्या है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु है, क्योंकि ये प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु में हम सभी चल रहे हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध जोड़ने का समान नहीं बल्कि गुणा की भांति है, ये कथन किसका है, तो यानी इनमें समानता नहीं है। ठीक है, इनमें समानता नहीं है, इनमें तो क्या है ये गुणा की भांति है, यानी हम इन्हें समान नहीं कर सकते। समान के लिए ये इक्वल होती हैं, बट इनमें क्या है गुणा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है वुडवर्थ ने। आपको बता दें कि जो मुख्य सेविका की जो वैकेंसी है आंगनवाड़ी में वो आपकी क्या है, उसमें पर्यावरण और वंशानुक्रम है। तो पर्यावरण और वंशानुक्रम पर एक वीडियो पड़ी हुई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही मुख्य सेविका की अगर दिखा हमें, पहले तो हमारा टारगेट टीजीटी पीजीटी है तो वही रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मुख्य सेविका की अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वेरी करेंगे, यानी ज़्यादा नीड होगी, तब हम कोशिश करेंगे कि हाँ उस पर भी कुछ कंटेंट डाला जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण को प्रदर्शित करने वाला सूत्र है। तो वंशानुक्रम और वातावरण, अभी वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने के गुणा हैं, याद रखिएगा। वर्थ माने होता है जन्म, जन्म के बारे में किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने। इस तरह से आप इसे को रिलेट कर सकते हैं। बालक का व्यवहार, बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण को प्रदर्शित करने वाला सूत्र है। तो बालक का व्यवहार वंशानुक्रम गुणा पर्यावरण का क्या है,
रूप है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा, क्योंकि ये यही दिखाता है कि दोनों के योग से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में पर्यावरण वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये कथन किसका है, क्योंकि उसने वंशानुक्रम को कम माना, पर्यावरण को अधिक माना। आपको बता दें, मनुसामाजिक जो है इसी बात में द्वंद्व है कि वंशानुक्रम बच्चे को बनाता है, कोई कह रहा पर्यावरण बनाता, बट इन दोनों का कोरिलेशन ही बच्चे को बनाता है, क्योंकि इन दोनों का ही मिला रूप होता है बच्चे का व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के निर्माण में पर्यावरण और वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों की वैल्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम किसी को भी नगण्य नहीं कर सकते। बट इन्होंने क्या कहा है कि पर्यावरण वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि वंशानुक्रम कुछ नहीं होता, पर्यावरण ही बच्चे को बनाता है, ये इनका मानना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कुले ने इस तरह का माना है। बट यहाँ पर कुछ जो मनुसामाजिक हैं उनके आपसी द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि जितना वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है उतना वातावरण, जितना वातावरण महत्वपूर्ण है उतना वंशानुक्रम। कोई ने 50-50 बताता, बट इनकी गणना नहीं की जा सकती कि कौन कितना किससे अधिक बलशाली है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण, परिपक्वता एक मध्यम, प्रजातीय या वर्ण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो रहता है वो हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बालक के विकास का। मासिक धर्म कितने दिनों में होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 28 दिन में मासिक धर्म चक्र आरंभ होता है। तो 13 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो जाता है। वयस्क संधि कहा जाता है, तो वयस्क संधि किसको कहा जाता है, जहाँ से किशोर अवस्था शुरू होती है तथा बाल्यावस्था खत्म होती है, यानी उत्तर बाल्यावस्था पूर्व किशोर अवस्था के बीच की जो एज होती है वह हमारी पूर्व किशोर अवस्था कही जाती है। याद रखिए, वयस्क संधि काल क्या है, वैसे कायदे में आपका उत्तर बाल्यावस्था तथा पूर्व किशोर अवस्था के बीच की जो एज होती है वो वयस्क संधि काल कही जाती है। बट हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा अपना आंसर देंगे जब बात हो ऑप्शन से। तो यहाँ पे जो रहेगा वो ऑप्शन रहेगा सी, पूर्व किशोर अवस्था। अंडाणु की परिधि होती है 125 मिलीमीटर। मोनोपोज की सामान्य अवस्था है, तो ये कब हो जाता है, तो हम यहाँ पे अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वैसे तो कहीं कहीं 40 से 50 मिलता है, बट ऑप्शन कह रहा है 45 से 50। अभी 40 में जाते हैं तो यहाँ 35 है, तो यहाँ होता नहीं है, तो इसलिए 45 से 50। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो यहाँ पे कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, वृषण और गर्भाशय। तो यहाँ पे वृषण जो है जो पुरुष प्रजनन अंग है, तो ये स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वेरी मतलब ज़्यादा नीड होगी, डिमांड होगी कि मुख्य सेविका की भी मैम बनाइए, तो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। अदरवाइज़ हमारा टारगेट तो केवल और केवल टीजीटी है, वो भी 100+। ठीक है, तो उसी पर हमारा कंटेंट रहेगा। अंडवाहिनी की लंबाई होती है, तो अंडवाहिनी की कितनी अभी हमने देखा था 100 से 125 मिलीमीटर होती है या मिलीमीटर होती है, मिमी होती है। किसी शरीर में अंडवाहिनियों की संख्या होती है तो 2 होती हैं। ये अंडाशय का आकार होता है, तो ये बादाम के समान होता है कुछ इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, अंडाशय को कहते हैं तो डिम्ब ग्रंथि भी इनका नाम है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डिम्ब ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि और नेक्स्ट चलते हैं। एक और इसका टर्म है डिम्ब ग्रंथि, अगर ओवरी भी आ जाए तो भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे है अंडवाहिनियाँ, इनको कहा जाता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, बस ये है, इसलिए याद रखिएगा इन टर्मों को भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
क्योंकि कभी कभी इन्हीं को दे दिया जाता है ऐसे उठा के। गर्भावस्था के लक्षण नहीं है कम पेशाब आना, मासिक धर्म बंद होना, प्रातःकाल जी में जलाना, पेट के आकार में परिवर्तन होना। तो यहाँ पे जो इसका लक्षण नहीं है वो हमारा है यहाँ पे जो लक्षण नहीं है वो हमारा है कम पेशाब का आना, जबकि इसमें अधिक पेशाब यानी बार बार मूत्र जाना पड़ता है। प्रत्येक अंडाणु में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मासिक धर्म का बंद होना किसका लक्षण है? तो गर्भावस्था का है, धात्री अवस्था का है, निषेचन का है, पोषण का है। तो ये गर्भावस्था का लक्षण है। अंडाणुओं का आकार होता है गोल, चौकोर, त्रिकोण और चतुर्कोण। तो यहाँ पे जो आकार होता है अंडाणुओं का आकार क्या होता है? तो ये गोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात का प्रकार नहीं है अनिवार्य गर्भपात, संभाव्य गर्भपात, विलुप्त गर्भपात और सेप्टिक गर्भपात। तो इसमें पूछा है प्रकार नहीं है, तो विलुप्त गर्भपात कोई प्रकार नहीं होता है। गर्भपात का कारण नहीं है रक्त में कमी, हीमोग्लोबिन की वृद्धि, गर्भाशय में ट्यूबर और RH का कारक। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में की वृद्धि ये इसका कारण नहीं है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम से कम हो जाती है तब होता है, तो ये तब रक्त अल्पता कहा जाता है जब 10 ग्राम से इसकी मात्रा कम हो जाती है। प्री एक्लेम्पीसिया का संकेत नहीं है भार वृद्धि, सूजन, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे क्या नहीं है? तो वो हमारा है निम्न रक्तचाप, इसका लक्षण या संकेत नहीं है। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भपात में मध्यम क्रियाशील स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो रहेगा आपको बता दें कि ये चार्ट क्या है RDA 2010 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी तक जो यूजीसी मतलब जो SCRT की बुक हैं उनमें 2020 वाले RDA चार्ट को मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ये अकॉर्डिंग है क्या है 2010 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? तो ये 2010 के अकॉर्डिंग है। ये बात आप याद रखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे RDA चार्ट 2020, तब हम उसकी जो आपकी कैलोरी है, ऊर्जा है, वो रखेंगे। ठीक है, अगर वो आपको यहाँ पे नहीं बता रहा है कि आपको 2010 के अकॉर्डिंग बताना या 2020 के अकॉर्डिंग, तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उचित विकल्प लगे आप उसका चुनाव करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलना होता है। तो गर्भपात के मध्यम क्रियाशील स्त्री को तो यहाँ पे है 2500 कैलोरी। गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो यानी वो प्रतिदिन कितना कैल्शियम ले? तो यहाँ पे याद रखेंगे 300 से 40 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम, 500 से 600 मिलीग्राम और 600 से 700 मिलीग्राम। तो यहाँ होता है 500 से 600 मिलीग्राम लेना चाहिए कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो ये 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे नए जीव क्या करता है उसकी वृद्धि और विकास होता है, यानी उसकी जो शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए हम अतिरिक्त प्रोटीन की गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भकालीन विकास की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे शैशवावस्था नहीं पूछ रहा है, गर्भकालीन यानी गर्भ में होने वाला विकास पे बात हो रही है यहाँ पे। तो शैशवावस्था, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूण अवस्था। तो यहाँ पे शैशवावस्था क्या है? मतलब बर्थ के बाद की अवस्था है। डिम्बावस्था की अवधि होती है, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारा निषेचन से यानी फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह तक। रोपण की क्रिया उर्वरीकरण के कितने दिनों बाद होती है? तो ये 10 दिनों के बाद होती है। पिंडावस्था की अवधि होती है, तो ये 24 दिन से 2 यानी जब 14 दिन हो जाए 14वें दिन से 2 माह के अंत तक होती है। भ्रूणावस्था की अवधि है, तो तृतीय माह से जन्म तक की जो अवधि है वो भ्रूणावस्था कहलाती है।
ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है, डिम्बावस्था की अवधि ही इतना लंबा चलती है कि 14वें दिन से 2 माह तक चलती है। इसके बाद जो स्टेज चालू होती है वो होती है हमारी भ्रूण अवस्था, तृतीय माह से जन्म तक, क्योंकि इसमें भ्रूण का विकास बहुत तेज़ी से होता है। प्रसव का आकार नहीं है, तो यहाँ पे एक हमने वीडियो बना चुके थे वो काफ़ी दिन पहले, जिसमें हमने प्रसव के आकार की बात की थी। तो पहला प्राकृतिक प्रसव, दूसरा कृत्रिम प्रसव, तीसरा यंत्रों की सहायता से, चौथा है जटिल प्रसव। तो यहाँ पे प्रसव का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक प्रसव जो नेचुरल होता है, और यहाँ पे यंत्रों की सहायता से होता है, और जटिल प्रसव तो यहाँ पे कृत्रिम प्रसव कोई भी प्रसव का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसव की तैयारी के लिए आवश्यक होता है धन का प्रबंधन, डॉक्टर तथा प्रशिक्षित नर्स, और स्थान का चुनाव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहता है उपयुक्त सभी। प्रसव प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, कृत्रिम प्रसव स्वाभाविक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव ये तो ऑपरेशन वाले को कहते हैं, जटिल प्रसव तो यहाँ पे प्रसव प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, स्वाभाविक प्रसव जो अपने आप किसी बच्चे की बर्थ होते हैं बिना किसी बाहरी सहायता के। प्रसव की अवस्था नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, विस्फाकरण, निष्कासन, संपूर्ण निष्कासन और संभाव्य। तो प्रसव की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा संभाव्य अवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, स्थायी दांतों की संख्या होती है 32, तरल पूरक आहार नहीं है, तो यहाँ पे दूध, जल, फलों का रस ये क्या है, लिक्विड डाइट है, बट रोटी आपका लिक्विड डाइट नहीं है। ठोस पूरक आहार नहीं है, तो मछली के फल, मछली सब्जियाँ और उबला अंडा ये सभी क्या है, ठोस पूरक आहार है, यानी ठोस भी है पूरक भी है, बट जल क्या है, पूर्ण लिक्विड आहार है। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे BCG के अगर टीका की बात की जाए तो ये राजयोग यानी आपका TB या क्षमा दमा रोग के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस तथा टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये DPD, DP माने डिप्थीरिया, P माने परट्यूसिस और T माने टिटनेस। तो इससे बचाव के लिए आपका BCG का टीका लगाया जाता है, DPT। नहीं चलते हैं, बच्चों के लोहे से चोट लगने पर किसका इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये हमें टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है, तो ये यक्ष्मा रोग को कहा जाता है। जन्म लेते ही शिशु को टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, तो ये होता है, औसत भार की बात की जाए तो 3 किलो से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु की अस्थियां होती हैं कठोर, दृढ़, मुलायम तथा लचीली, उपयुक्त सभी। तो जबकि शिशु की अस्थियों की बात की जाएगी तो ये मुलायम तथा लचीली होती हैं। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 10 से 20 सेमी, 20 से 40 सेमी और 45 से 52 सेमी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है 45 से 52 सेमी। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, 30, 32, 35। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। स्थायी दांतों की संख्या होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 32 होती है। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है, संवेगों में उग्रता, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों का स्थायी प्रकृति। तो बालक के संवेगों की विशेषता स्थायी प्रकृति की नहीं है। आपने देखा होगा जरा सा कुछ हो जाए तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो फिर मुस्कुराने लगते हैं, तो उनके संवेग भी क्या है, स्थायी नहीं होते, क्योंकि बच्चों में क्या है कि अस्थायी संवेग पाए जाते हैं। वह संवेग का लक्षण नहीं है, तो इसमें जो कौन सा भय का लक्षण नहीं है, यानी भय संवेग को व्यक्त नहीं करता। रोना और चीखना,
जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या आपको थोड़ा-सा भी अंदर से भय होता है, तब आप क्या करते हैं, रोना या चीखना चालू कर देते हैं। काँपना यानी काँपते भय के कारण होते हैं। चौंक कर उठ जाना, आप जब शाम को देखते हैं तो जिस स्थिति में होते हैं उसमें तुरंत चौंकते हुए उस स्थिति को पोर्शन को बदल लेते हैं। तो सामान्य रक्तचाप कभी भी रह नहीं सकता भय के संवेग में, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही भय का संवेग आता है, हमारे जो रक्तचाप स्तर है वो बदल जाता है। संवेग है भय, ईर्ष्या, क्रोध, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी क्या है, संवेग हैं। संवेग नहीं है क्रोध, अपनापन, चिंता, परिवार। तो यहाँ पे संवेग क्या नहीं है, परिवार शब्द में संवेग नहीं है, बट चिंता, अपनापन और क्रोध में संवेग है। हाँ, परिवार में अपनापन होता है, बट यहाँ पे अपनापन पहले से है, तो यहाँ पे परिवार जो रहेगा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संवेग जीव के शरीर की कैसी अवस्था है? तो संवेगात्मक, उत्तेजित, उद्वेलित और उपेक्षित। तो यहाँ पे संवेग जो होते हैं वो कैसी अवस्था है जीव की, तो उत्तेजित अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पे संवेग आता है तो संवेग उसको क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। हर्ष का संवेग हर्ष की तरह उत्तेजित करता है बॉडी को, क्रोध का संवेग क्रोध की तरह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो वंशानुक्रम, शारीरिक विकास, खेलकूद, बाल समुदाय। तो यहाँ पे कौन सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाएगा? तो बाल समुदाय क्या करते हैं, आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। खेलकूद, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा खेलकूद रहेगा। सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले के सामाजिक कार्य करने की योग्यता बनाता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा जॉनसन का है। जॉनसन का है। जॉनसन का क्या है? सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो ये कथन है जॉनसन का। नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वंशानुक्रम, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समूह में बालकों के किस गुण का निर्माण नहीं होता है? असमायोजन क्षमता। समूह में बालकों में किस गुण का निर्माण नहीं होता है? तो ये असमायोजन क्षमता का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समायोजन क्षमता विकसित हो जाती है समूह में रहने से। मिलकर काम करने की भावना विकसित होती है। आत्मसंयन यानी खुद से कंट्रोल करना, यानी खुद पर खुद से कंट्रोल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, निर्माण नहीं होता है किस गुण का? तो वो हमारा है असमायोजन की क्षमता का निर्माण नहीं होता, क्योंकि यहाँ समायोजन की क्षमता के गुण का निर्माण होता है समूह में काम करने से। सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पे यह कथन है जॉनसन का। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा नैतिकता, चौथा है लिंग। देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है, जबकि नहीं पढ़ा, इसमें पूछा है नहीं है, तो वो हमारा है नैतिकता। बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। अब है यहाँ पे व्यवसाय, वंशानुक्रम, वातावरण। तो उपयुक्त सभी है। बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा है? तो हरलॉक ने, जॉन लॉक ने, रिजवी ने, गाल्टन ने। तो ये कहा है जॉन लॉक ने। बालक के मानसिक विकास का अध्ययन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो 2 प्रकार से किया जा सकता है। मानसिक व्यवहार के विकास की अवस्थाएं हैं 2, 3, 4, 5। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। मायाजनक खेल कहते हैं। तो मायाजनक खेल किन्हें कहते हैं? तो रचनात्मक खेलों को, कल्पनात्मक खेलों को, संग्रहालय खेल को और उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पे कल्पनात्मक जो खेल होते हैं उनको मायाजनक खेल कहा जाता है, क्योंकि केवल और केवल कल्पनाओं का पुल मात्र होते हैं। सक्रिय खेल का प्रकार नहीं है। तो स्वतंत्र खेल, कल्पनात्मक खेल और यहाँ पे है सक्रिय खेल और सामूहिक खेल। तो सक्रिय खेल का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे है असक्रिय खेल, क्योंकि ऑप्शन कह रहा है सक्रिय खेलों के प्रकार। खेल की विशेषता है जन्मजात, आनंददायक, वंश से निर्धारित, उपयुक्त सभी। तो खेल की विशेषता क्या होती है? खेल कैसे होते हैं? आनंददायक होते हैं। चिंतन पर आधारित खेल है। तो यहाँ पर गुड़िया बनाना, घर बनाना, गुब्बारे फोड़ना
और ये चिंतन पर आधारित होता है, जिनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो वो हमारा होता है शतरंज का खेल। पॉज ग्रंथि स्थित होती है ग्रीवा में, मस्तिष्क में, बाहु में, पाचन तंत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, पॉज ग्रंथि स्थित होती है तो ये किस में है? ग्रीवा में, मस्तिष्क में, बाहु में और पाचन तंत्र में, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। गल ग्रंथि स्थित होती है सिर में, ग्रीवा के मूल में, कपोल में, पाचन तंत्र में, तो ये ग्रीवा के मूल में स्थित होती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं, माता पिता का प्रभाव, पारिवारिक संबंध, पड़ोस, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व को कौन प्रभावित करता है? तो उपयुक्त सभी प्रभावित करते हैं, क्योंकि माता पिता का प्रभाव, पारिवारिक संबंध और पड़ोसी करते हैं। उपगल ग्रंथि समीप होती है गल ग्रंथि के, उपवृक्क ग्रंथि के और जनन ग्रंथि के और पोष ग्रंथि के। तो इसकी बात की जाए कि ये किसके समीप होती है, तो याद रखिएगा उपगल ग्रंथि गल ग्रंथि के समीप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठे चूसने का कारण है असुरक्षा की भावना, वंशानुक्रम, वातावरण और सामाजिकता। बच्चे में क्या है? अंगूठा चूसने की जो आदत होती है वो ये दिखाती है कि वह असुरक्षा की भावना महसूस करता है। बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करने का कारण है बिस्तर ठंडा होना, सोच का उचित प्रशिक्षण न देना, मांसपेशियों नियंत्रण का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो बच्चे जब गीला करते हैं जब उनके अंदर क्या होता है? मांसपेशियों नियंत्रण का अभाव होता है। ठीक है, तब भी करते हैं अगर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो, क्योंकि इसमें ये भी सही है सोच का उचित प्रशिक्षण ना देना, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रह जाएगा वो हमारा उपयुक्त सभी। बालक तुतलाकर बोलता है 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में। कमरा कमरा, कमरे को कमरा को कवरा, तो ये सब क्या है? बच्चे के तुतलाने के वर्ड है। ठीक है, रा को वा को रा। वह का पानी को क्या बोलते हैं? मम्मम या मानी या ऐसी कुछ मतलब जो उच्चारण होते हैं वो सही नहीं होते। वह का कारण है वंशानुक्रम, असुरक्षा की भावना, डरावनी कहानी, आत्मविश्वास की कमी। तो वह का कारण क्या होती है? असुरक्षा की भावना। अंगूठा चूसना सहज क्रिया है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। यह सहज क्रिया मानी जाती है शैशवावस्था में, क्योंकि वो क्या करता है? अंगूठे चूसने से उसे आभास होता है कि वो दूध पी रहा है। तो आई होप आज हमने अपनी श्रृंखला कंप्लीट कर ली। हमारी जो श्रृंखला थी वो थी हमारी एनसीईआरटी की, क्या थी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों पर आधारित थी। तो आज हमने वो श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। इसकी जो पीडीएफ है रात को प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जल्द ही आपको क्या होगा? यूथ का कंपटीशन टाइम्स का या तो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मिलेगा या फिर आपको जल्दी ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद श्रृंखला स्टार्ट हो रही हैं। तो कोशिश रहेगी कि हमारा क्या रहे कि हमारा जो टारगेट है 100+ का, उसमें जो भी नोट्स या जो भी हमें परचेस करना है या पढ़ना है वो कम ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है? हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करके देखने। बट ये जो टेस्ट है वो आपका जो नवंबर में होगा, ये निश्चित चलिए, जो कि अक्टूबर में, क्योंकि इसकी अभी कमेटी गठित नहीं हुई है। कमेटी गठित के 4 वीक यानी 1 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा। तो ये टेस्ट जहाँ तक मे भी हो सकता है अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो जब तक हमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है, यानी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देने हैं, तो जल्दी ही जल्दी आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके और जल्दी से जल्दी कंटेंट पूरा हो सके, क्योंकि अभी तो हमें टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कराने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये सारी पीडीएफ हमने ऐसी तरह पीडीएफ आपको मिलेंगी, कभी कभी सारी पीडीएफ आपको दे दी जाया करेंगी, जिससे कि आप पढ़ते रहें। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।